विशाल की यह बात सुनते ही रोली और दृश्यम दोनों ही चुप हो गए। तभी सुरेखा ने विशाल को घूरते हुए कहा, विशाल तुम इस तरह से दृश्यम और रोली से बात नहीं कर सकते। विशाल ने गुस्से के साथ कहा, फिर यह लड़का जिद क्यों कर रहा है? वह लड़की हमारे खानदान में आने लायक नहीं है। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर दृश्यम ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके लिए यह सब सुनकर रोली जी ने दृश्यम को अपनी गोद में उठा लिया। दृश्यम काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यह सब देखकर रोली ने अपना सर नीचे झुकाते हुए कहा, विशाल जी अगर आपको वह लड़की नहीं पसंद है तो यही बात आप दृश्यम से प्यार से भी कह सकते हैं। वह बेचारा डर गया है। यह सुनकर विशाल ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि वह लड़की इस घर में नहीं आएगी। लेकिन तभी दृश्यम गुस्से से बोला, तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा। यह सुनते ही विशाल उसे गुस्से से देखने लगा तो वहीं सुरेखा रोली हैरान हो गई। रोली ने हैरानी से कहा, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? इसके जवाब में दृश्यम ने कहा, मुझे अंतरा से मिलना है। मैं उससे मिलने जाऊंगा और मुझे उससे बिना मिले अच्छा नहीं लगेगा। अगर वह यहाँ नहीं आ सकती तो मैं खुद उसे ही मिलने चला जाऊंगा। यह कहकर वह रोली की गोद से नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर विशाल अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए वह आगे बढ़े और उन्होंने गुस्से के साथ दृश्यम को डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप दृश्यम, यह जिद करना बंद करो। वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम्हें दोस्ती करना है तो अपने स्टैंडर्ड के लोगों से दोस्ती करो। उस आश्रम में मौजूद वह लड़की एक बदतमीज लड़की है, मुझे वह बिल्कुल नहीं पसंद है और अगर तुमने उससे मिलने की जिद की तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा। हॉस्टल का नाम सुनते ही रोली और सुरेखा हैरान हो गए तो वहीं अब दृश्यम भी एक पल के लिए डर गया। उसे हॉस्टल जाने के नाम से ही डर लगता था और विशाल हमेशा उसे इसी बात की धमकी दिया करता था। दृश्यम की आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे तो वहीं रोली ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, नहीं बेटा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। वहीं विशाल यह कहकर वहां से जा चुका था। दृश्यम ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन डैडी तो मुझे यहाँ से हॉस्टल भेज देंगे। मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता, मुझे अंतरा के साथ रहना है। वह बहुत अच्छी है, उसने मेरी हेल्प की थी, उसने मेरी जान बचाई। यह सुनकर सुरेखा ने नासमझी में कहा, जान बचाई थी लेकिन कैसे? इसके जवाब में दृश्यम ने वहां बिल्ली के साथ हुए हादसे को सुरेखा जी से रोते हुए बता दिया। यह सुनकर सुरेखा ने हैरानी से कहा, तो यह बात है, इसलिए तुमने उससे दोस्ती की? अगर ऐसी बात है तब तो वह बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन विशाल इससे उससे इतनी नफरत क्यों करता है? इसके जवाब में रोली ने कहा, आपके बेटे तो हर किसी से बेवजह ही नफरत करते हैं, उनके नफरत करने की कोई वजह नहीं होती मॉम। यह कहकर वह गुस्से से दृश्यम को लेकर वहां से चली गई। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। इस वक्त दानिश सोफे पर बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी वहां पर नमन अंदर आते हुए बोला, सर उस इंसान को हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। यह कहकर नमन वहीं आकर खड़ा हो गया। दानिश अपने टैब को बंद करते हुए बोला, क्या डैड ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा? इसके जवाब में नमन ने अपना सर हिला दिया। यह देखकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, डैड इस तरह बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, जैसे कि वह इंसान मुझे मार डालेगा। नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, वह आपकी बहुत फिक्र करते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ध्रुव सर का भी कॉल आया था, उन्होंने भी कहा कि हम इस तरह से आपको उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर दानिश ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। तभी नमन ने कुछ सोच कर कहा, आप कल कितने बजे अपने गिटार क्लासेस के लिए जाएंगे सर? यह सुनकर दानिश ने अपनी भौं आपस में चढ़ाकर कहा, क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है? इसके जवाब में नमन ने हिचकिचाकर कहा, एक्चुअली मैं तो बस ऐसे ही जानना चाह रहा था। तभी दानिश ने उन्हें घूरते हुए कहा, आप अपने घर नहीं गए? यह सुनकर नमन ने कहा, एक्चुअली विशाल सर ने हमें घर जाने से मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त के लिए हम यहीं आपके साथ रुकेंगे। यह सुनकर दानिश ने गुस्से से कहा, आई डोंट नो डैड, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे वाकई किसी की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह उठकर बाथरूम में चला गया तो वहीं नमन ने खुद से कहा, सच कहूं तो मैं खुद भी यहाँ से जाना चाहता था क्योंकि अंतरा यहाँ है और मैं उसे यहाँ पर नहीं रख सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। यह कहकर वह भी वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में दानिश इस वक्त हेड चेयर पर बैठा हुआ था। वहां रोहित और नमन भी मौजूद थे।
और नौकर डिनर सर्व कर रहे थे। तभी दानिश उन दोनों को घूरते हुए बोला, क्या आप दोनों डिनर नहीं करेंगे? रोहित और नमन दोनों ने अपना सर हिला दिया और नमन ने कहा, नहीं नहीं, आज मुझे भूख नहीं है, आप कर लीजिए, आज हम वापस बैकयार्ड में चले जाएंगे। तभी दानिश ने कुछ सोचा और नमन और रोहित को घूरते हुए बोला, वह लड़की कहाँ गई? यह सुनते ही नमन और रोहित दोनों एक दूसरे को देखने लगे और रोहित ने अब तुरंत कहा, उस लड़की को तो हम जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ आए, वह यहाँ नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, वह दोबारा आपके पास नहीं आएगी और ना ही वह आपको परेशान करेगी। इसके जवाब में अभी दानिश कुछ कहता उससे पहले ही उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ और दूसरे ही पल वह झटके से अपने चेयर से उठ गया। यह देखकर नमन और रोहित ने तुरंत घबराते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप ठीक है ना? लेकिन यह कहते कहते जैसे ही उन दोनों की नजर दानिश के पैर पर गई, वह दोनों दंग रह गए और वहीं दानिश ने गुस्से से अपने पैर को देखने लगा। इस वक्त छोटी सी अंतरा दानिश के पैरों से लिपटी हुई थी और टुकुर टुकुर दानिश को देख रही थी। दानिश उसे घूरे जा रहा था। बोला, व्हाट द हेल, या क्या कर रही हो तुम मेरे पैर के पास? तभी अंतरा उसके पैरों से लिपट कर पाउट बनाकर बोली, मैं आपके पैरों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे। यह सुनकर दानिश की भौहें आपस में चढ़ गईं और वह कुछ सेकंड तक बस उसे ही देखता रहा। इस वक्त अंतरा उसके पैरों से लिपटी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी और वह लगातार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए जा रही थी। तो वहीं रोहित और नमन के चेहरे पर पसीना छूट रहा था। तभी दानिश गुस्से से रोहित नमन को देखकर बोला, आप दोनों ने तो कहा था कि आप इसे छोड़कर चले आए हैं, तो यह यहाँ मेरे घर में और मेरे पैरों के पास लिपटी हुई क्या कर रही है? रोहित और नमन दोनों अपना थूक गटकने लगे और रोहित ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए नमन से कहा, मैंने तो इसे कहा था कि यह बैकयार्ड के कमरे में रहे, लेकिन यह यहाँ कैसे आ गई? सच में यह बहुत शैतान है। इसके जवाब में नमन ने भी कहा था, मुझे भी अब इसके लिए डर लग रहा है, पता नहीं दानिश सर गुस्से में क्या करेंगे, हमें जल्दी से जल्दी इसे यहाँ से ले जाना होगा। तभी अंतरा ने वापस से दानिश को घूरते हुए कहा, मैंने अभी तक आइसक्रीम नहीं खाई और जब तक मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी तब तक मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मुझे आइसक्रीम दीजिए। यह कहकर वह अपना छोटा सा सर दानिश के पैरों में रब करने लगी। यह सब देखकर दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और तभी रोहित आगे आया और वह जल्दी से अंतरा को पकड़ने लगा। लेकिन अभी वह अंतरा को पकड़ता उससे पहले ही दानिश ने गुस्से के साथ कहा, इसे छुओ मत। यह सुनते ही रोहित हैरान रह गया और वह दानिश को ना समझ में देखते हुए बोला, लेकिन क्यों सर, यह तो आपको परेशान कर रही है ना, मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूँ। इसके जवाब में दानिश ने अंतरा को एक नज़र देखा और बहुत गुस्से से बोला, इसके लिए आइसक्रीम लेकर आइए अभी इसी वक्त। यह सुनकर नमन और रोहित को फिर से कुछ समझ नहीं आया और वह ना समझे में एक दूसरे को देखने लगे। तभी दानिश गुस्से से चिल्लाया, क्या आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है? जाइए आइसक्रीम लेकर आइए। यह सुनते ही अब वह दोनों घबरा गए और जल्दी से अपना सर हिलाकर तुरंत दोनों साथ में बाहर निकल गए। तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? क्या आप प्यार से नहीं बोल सकते? दानिश अब उसे ध्यान से देखने लगा। वहां अब उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। आखिर में दानिश ने नीचे झुककर इसे बाजू से पकड़कर अपने गोद में उठा लिया। छोटी सी अंतरा दानिश की बड़ी सी गोद में काफी ज्यादा मासूम लग रही थी। वह दानिश को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, क्या आप मुझे आइसक्रीम देंगे? दानिश उसकी बड़ी बड़ी आंखों को घूरते हुए बोला, क्या तुमने सोच रखा है कि तुम जब तक यहाँ रहोगे मुझे परेशान करोगी? यह सुनते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं आपको बहुत परेशान करूंगी क्योंकि आप बहुत बुरे हो। यह सुनकर दानिश अपने दोनों भौं आपस में चढ़ाकर बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यह कहकर दानिश उसे अपनी गोद में लेकर ही चेयर पर बैठ गया। अंतरा दानिश के गोद में एडजस्ट होकर बैठ गई। वह मुंह फुलाकर बोली, जब कोई बड़ा होता है तो उसे मुझे परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको परेशान करूंगी, लेकिन अगर आप मुझे आइसक्रीम दे देंगे तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। यह सुनकर दानिश अब उसे ध्यान से देखने लगा। वह लगभग 5 मिनट तक उसे बस खामोशी के साथ देख ही रहा था। तो वहीं अंतरा ने अब मुंह फुलाकर बोला, आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? आपके घूरने में मैं बोर हो गई। इससे अच्छा तो आप मुझे डॉल दे दीजिए, मैं डॉल के साथ खेल लूंगी। यह सुनते ही दानिश अपनी आंखें छोटी करके बोला,
तो तुम मेरे चेहरे से बोर हो गई क्यों सिली गर्ल, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यह सुनते ही अंतरा ने मुंह फुला लिया। उसके फूले हुए गाल को देखकर दानिश ने अपने निचले होठों को एक सेकंड के लिए दबा लिया। वह अपने होठों को भींचते हुए बोला, मैं इसे कुछ कह क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिर यह इतनी क्यूट क्यों है। यह कहते हुए वह उसे अब गुस्से से देखने लगा। दानिश अपनी गोद में बैठी छोटी सी लड़की को घूरे जा रहा था, तो वहीं अंतरा टुकुर टुकुर चारों तरफ अब देख रही थी। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या यह आपका बड़ा सा घर है। यह सुनकर दानिश ने चिढ़ते हुए बोला, तो क्या तुम्हें यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है। यह सुनकर अंतरा मुंह तिरछा करके कहा, पर यहाँ तो नमन अंकल और रोहित अंकल जी रहते हैं, तो यह उनका भी घर है ना, और अगर यह उनका घर है तो यह मेरा भी घर है। उसकी ऐसी दिमागी बातें सुनकर दानिश की भौं आपस में चढ़ गई। उसने उसके माथे पर अपनी एक उंगली से टाइप करते हुए कहा, तुम इतनी सी सीधी नहीं हो। अंतरा तुरंत अपने माथे को सहलाने लगी और मुंह फुलाकर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं। आप मुझे या तो डांट देते हैं या फिर मुझे मार देते हैं। आप बुरे हैं। यह कहकर वो उसकी गोद में मुंह फुलाकर बैठ गई। तो दानिश उसकी यह बात सुनकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं एक बुरा इंसान हूँ। यह सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो क्या आप कोई राक्षस हैं जैसे प्रतिमा आंटी बताती हैं। यह सुनकर दानिश एक बार फिर से उसे घूरने लगा और आखिर में उसे इग्नोर करते हुए बोला, मुझे डिनर करना है। यह कहकर उसने अपना स्पून सूप से भरा, लेकिन उसी वक्त अंतरा ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसे पकड़ लिया। यह देखकर दानिश उसे घूरने लगा और बोला, अब क्या चाहिए तुम्हें। इसके जवाब में अंतरा ने एक्साइटमेंट से कहा, जब तक आप मुझे आइसक्रीम नहीं देंगे तब तक मैं आपको इसे खाने नहीं दूंगी। उसकी यह बात सुनकर दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुम्हारे लिए मैंने आइसक्रीम मंगवाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जब तक तुम उसे नहीं खाओगे तब तक मुझे नहीं खाने दोगी। मेरा हाथ छोड़ो। यह कहकर दानिश ने उसके छोटे से हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने लगा, लेकिन अंतरा ने दानिश के हाथ को नहीं छोड़ा। वो जबरदस्ती दानिश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं नहीं, जब तक मैं आइसक्रीम नहीं खा लेती तब तक मैं आपको खाने नहीं दूंगी। आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। यह सुनकर दानिश उसे घूरने लगा और आखिर में गहरी सांस लेकर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो और मुझे ऐसे जिद्दी बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, सब मुझे डांटते रहते हैं, सबको मेरी शैतानियों से प्रॉब्लम होती है। यह कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं जब दानिश ने यह सुना तो वह उसे ध्यान से देखने लगा। फिर अंतरा ने आगे कहा, प्रतिमा आंटी कहती हैं कि जो भी फैमिली आती है वह किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। मुझे नहीं करती क्योंकि मैं शैतानियां करती हूँ, और वह लीना बुरी आंटी है। वह मेरे बारे में उन सभी फैमिलीज को बुरा भला बता देती है, जिससे वह मुझे नहीं अडॉप्ट करते। मेरे कई सारे फ्रेंड अपने बड़े बड़े नए घर में चले गए, लेकिन मैं अभी भी उसी पुराने घर में अपने बाबा और प्रतिमा आंटी के साथ रहती हूँ। मुझे भी बड़े से घर में जाना है, लेकिन अभी वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही दानिश ने उसके मुंह में वह सूप डाल दिया। अंतरा का मुंह एकदम से भर गया और वह चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वह गुस्से से उधर कसमसाने लगी। तो दानिश ने हल्की सी आवाज में कहा, तुम बहुत बात करती हो और मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप इसे खाओ। यह कहकर उसने उसे खिलाना शुरू किया। तो वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए उसे गटकते हुए बोली, पर मुझे तो आइसक्रीम खानी थी, मुझे यह पसंद नहीं। इसके जवाब में दानिश ने कहा, लेकिन तुम्हें यह खाना पड़ेगा क्योंकि अब तुम मेरे सामने मेरे घर में हो, इसलिए जो मैं कहूँगा तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। यह सारी बात सुनकर अंतरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने दूसरे ही पल चिढ़कर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी क्योंकि आपने अभी तक मुझे आइसक्रीम नहीं दी। एक बार फिर से आइसक्रीम का जिक्र सुनकर दानिश ने गुस्से से अपने हाथ टेबल पर पटके, जिसे देखकर अंतरा एक पल के लिए डर गई और उसने डर कर सीधे दानिश के सीने में अपना सर घुसा लिया। दानिश उसकी इस हरकत को देख अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। यह कहकर उसने उसके छोटे से सर को पकड़ा और अपने सीने से बाहर निकालने लगा, लेकिन वह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसके सीने में घुसती जा रही थी। तभी दानिश ने कहा,
क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? दानिश के यह कहने से अंतरा एक पल के लिए डर गई और उसने डरते हुए कहा, आप बहुत गुस्सा करते हो, मुझे आपसे डर लगता है। पर अंतरा किसी से डरती नहीं है। उसके इस बात को सुनकर दानिश के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। वह नीचे झुका और अंतरा के चिन्ह को पकड़कर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम किसी से नहीं डरती? अंतरा ने मासूमियत के साथ अपना सर जोर जोर से हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर दानिश डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन अब तुम दानिश के सामने हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले डरना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने जो भी आता है उसे डर अपने आप आने लगता है। यह कहते हुए उसने उसके चेहरे को छोड़ दिया। तो वहीं अंतरा यह सारी बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्यों डरना होगा? आप मुझे खा नहीं जाएंगे जो मैं आपसे डरूं? उसकी यह बात सुनकर दानिश गुस्से में बोला, तुम यह कैसी लैंग्वेज यूज करती हो? क्या तुम हमेशा इसी तरह बोलती हो? इसके जवाब में अंतरा ने अपना छोटा सा सिर जल्दी से हाँ में हिला दिया और बोली, आपको पता है बाबा कहते हैं मेरी आवाज सबसे प्यारी है, और जब मैं अपनी आवाज में आरती गाती हूँ तो बाबा और प्रतिमा आंटी को बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं आपको आरती गाकर सुनाऊं? यह सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरने लगा और वह अभी उसे रोकता उससे पहले ही अंतरा ने आरती गाना शुरू कर दिया। यह सुनकर दानिश ने अब गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, जब से आई है आज तक मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, लेकिन इस लड़की ने। यह कहते कहते वह रुका और गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानिश की डांट से अंतरा एक पल के लिए चुप हो गई और वह मुंह फुलाकर बोली, आप बुरे हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। यह कह उसने फिर से दानिश से मुंह फुला लिया। तो वहीं दानिश ने घूरते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम बात भी करती हो तो मुझे इरिटेट करती हो। यह सुनकर अंतरा ने वापस से अपने छोटे से हाथों का पंच बनाया और दानिश को दिखाते हुए बोली, अगर आपने मुझे कुछ भी कहा तो आपको पंच करूंगी मैं। यह देखकर दानिश फिर से उसे घूरने लगा और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, या जो बात बात पर तुम्हारे छोटे से हाथ मुझे मारने के लिए आते हैं, इन्हें अपने कंट्रोल में रखो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इन्हें। यह कहते कहते वह उसे एक सेकंड तक घूरता रहा और दूसरे ही पल उसने उसके हाथ को छोड़ दिया। तो वहीं अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने ना समझी में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। इसके जवाब में दानिश ने कहा, सिली गर्ल। और फिर उसी वक्त नमन और रोहित जल्दबाजी के साथ अंदर की तरफ आते हुए बोले, दानिश सर, अंतरा ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? हम इसके लिए आप आइसक्रीम लेकर आए हैं। आइसक्रीम का नाम सुनते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत दानिश की गोद में कसमसाई और जल्दी से नीचे उतरकर नमन और रोहित की तरफ दौड़ने लगी। दानिश ने उसे इस तरह खुद से दूर जाते देख अपने हाथों को छोड़ दिया और गुस्से से बोला, शट अप, तुम इस तरह नहीं जा सकती। लेकिन अंतरा ने दानिश की बात नहीं मानी। वह दौड़ते हुए रोहित के पास गई और रोहित के पैरों से लिपटते हुए बोली, रोहित अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आइसक्रीम दे दी। यह कहकर उसने तुरंत रोहित के हाथ से उस आइसक्रीम को छीन लिया और वहीं खड़ी होकर खाने लगी। रोहित और नमन इस वक्त बदले हुए दानिश को ही देख रहे थे, क्योंकि दानिश गुस्से से अंतरा को देख रहा था। तभी नमन ने कहा, मुझे डर लग रहा है कहीं बॉस अंतरा को कोई सजा ना दे दे, क्योंकि जिस तरह वह इसे गुस्से में देख रहे हैं मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके जवाब में रोहित ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है दानिश सर, ऐसे मासूम बच्चों को सजा नहीं देते। यह सुनते ही नमन रोहित को अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए दानिश सर ने अपने 5 साल के भाई को क्या सजा दी थी, जब उसने उनके लैपटॉप और गिटार के साथ छेड़खानी की थी? यह सुनते ही अब रोहित को वह पल याद आने लगे और उसे याद करते ही वह तुरंत घबरा कर बोला, ओह हाँ, मुझे याद आया, दानिश सर तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ते। तब तो यह तो कोई दूसरी लड़की है। एक काम करते हैं, हम जल्द से जल्द इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। इसके जवाब में नमन ने भी अपना सर हिलाया और फिर नमन दानिश की तरफ बढ़ते हुए बोला, दानिश सर, अंतरा से जो भी गलती हुई होगी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज इसे माफ कर दीजिएगा। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। यह अब आपको और परेशान नहीं करेगी। उधर रोहित ने अंतरा को अपनी गोद में उठाते हुए कहा,
अंतरा बेटा अब घर चलते हैं। लेकिन अंतरा यह सुनकर मुंह फुला ली और बोली, पर आपने तो कहा था हम सब इस बड़े से घर में रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर अब क्रोध रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को लाचारी से देखने लगे। लेकिन दानिश उसकी बात सुन घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें बड़े घर में रहना है? अंतरा दानिश की बात सुनते ही तुरंत मासूमियत से अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझे इस बड़े से घर में रहना है, क्योंकि नमन अंकल और रोहित अंकल ने कहा था कि यह बड़ा सा घर अब मेरा है। यह सुनकर रोहित और नमन दोनों ने ही अपने माथे पर हाथ रख लिया। उन्हें नहीं पता था कि अंतरा इस तरह से उन्हें इस दानिश के सामने फंसाएगी। तभी रोहित ने आपस से अंतरा को अपनी गोद में उठाया और बोला, नहीं, मैं आपको दूसरे बड़े घर में लेकर चलूंगा। अभी के लिए आपको यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर वह उसे वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन अभी वह बाहर की तरफ कदम उठा पाता, उससे पहले ही दानिश की सर्द आवाज उनके कानों में गई, वह कहीं नहीं जाएगी और वह खुद से चल सकती है, इसलिए उसे गोद में लेने की जरूरत नहीं है। उसे अभी के अभी अपनी गोद से नीचे उतारो। इस आवाज को सुनते ही नमन और रोहित दोनों के कदम अपनी जगह रुक गए। दूसरी तरफ ओबराय पैलेस, रात का वक्त हो चला था। इस वक्त रोली अपने कमरे में खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठी हुई थी और वह बस बाहर की तरफ एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक नदी तैर रही थी। वह अपने नम आंखों से बाहर की तरफ देखते हुए, आज मेरी शादी को पूरे 25 साल हो गए, लेकिन इन 25 साल के रिश्ते में कभी हमारे बीच कोई प्यार नहीं आया, और अगर जो प्यार हुआ भी तो वह सिर्फ जबरदस्ती हुआ। कभी ओबराय खानदान के चिराग के लिए, तो कभी खानदान के वारिस के लिए। पता नहीं कब मेरी जिंदगी में मुझे वह प्यार मिलेगा जो शायद मैं हासिल करना चाहती थी। वह अभी यह कह रही थी कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज गई, रोली, वह प्यार तुम्हें मुझसे कभी नहीं नसीब होगा, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने उसी दिन तुमसे कह दिया था कि शादी भले ही मेरी तुमसे हो रही है, लेकिन हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उस आवाज को सुनते ही रोली की आंखों में जो आंसू थे वह उसके गाल पर आ गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। विशाल इस वक्त अपनी फाइल लिए उसे ही खड़े घूर रहा था। विशाल को देखकर रोली ने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मैंने आपसे कभी प्यार की जिद भी नहीं की। मुझे पता है आप मुझे कभी उस तरह प्यार नहीं दे पाएंगे जो मैं एक बीवी होने के नाते आपसे चाहती हूँ। मैं तो बस खुद से ही शिकायत कर रही थी कि पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो भगवान ने मेरी किस्मत ऐसे लिख दी। यह सुनते ही विशाल गुस्से से भर गया और उसके पास आते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? क्या तुम्हारे पास एक अच्छा घर नहीं है रहने के लिए, या फिर तुम्हारे पास गहने जवाहरात नहीं है पहनने के लिए, या फिर तुम्हारे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनती, या फिर अच्छा खाती नहीं हो, या फिर मीडिया के सामने और पूरे समाज के सामने तुम्हारी इज्जत नहीं है, या फिर तुम ओबराय खानदान की बहू नहीं हो? बताओ क्या कमी है इसमें, और क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे ऐशो आराम में? उसकी यह सारी बातें सुनकर रोली की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ गए और उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, सिर्फ पैसे से ही सारी कमी पूरी नहीं हो पाती विशाल, पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। आप बेशक पैसों से मुझे सारे ऐशो आराम दे सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को जो सुकून चाहिए वह सिर्फ प्यार से मिल सकता है, जो कि आप मुझे कभी नहीं। यह सुनकर विशाल अब गुस्से से उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड की तरफ लेकर जाने लगा। एक सेकंड के लिए रोली यह देखकर डर गई। उसने डरते हुए कहा, विशाल, यह क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? विशाल ने गुस्से से उसे बेड पर पटकते हुए कहा, तुम्हें मैं प्यार देने जा रहा हूँ, वह प्यार जिसकी शिकायत तुम अभी कर रही थी। यह सुनते ही रोली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वहीं विशाल अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। यह देखकर रोली अपना थूक गटकते हुए बोली, नहीं विशाल, प्लीज रुक जाइए, यह आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा रुक जाइए, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। आप बेवजह नाराज हो रहे हैं। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, यह बेवजह नाराजगी नहीं है, तुम हमेशा यही शिकायत करती हो कि मैंने तुम्हें कभी इस तरह का प्यार नहीं दिया, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। लेकिन फिर भी मॉम डैड की वजह से मैंने तुम्हारे साथ इतने साल तक रिश्ता रखा, यहाँ तक तुम्हें 3-3 बच्चे भी दिए, लेकिन तब भी तुम्हें इसी से खुशी नहीं मिली।
तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुमने कभी उसके बारे में सोचा है? यह सुनते ही रोली हैरानी से बोली, क्या आप मुझसे यह पूछेंगे कि मैंने आपको क्या दिया? क्या आपको पता नहीं कि मैंने आपको क्या-क्या दिया है? रोली के जवाब में विशाल ने गुस्से के साथ कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तुमने मुझे क्या दिया बताओ? मुझे क्या दिया है तुमने? मुझे एक बेटी चाहिए थी, एक लड़की चाहिए थी। मुझे वह तक तो तुमने दी नहीं। और किस चीज की उम्मीद रखती हो मुझसे? लड़की का नाम सुनते ही एक बार फिर से रोली समझ गई कि विशाल पुरानी बातों को बाहर निकाल रहे हैं, जिस वजह से उसने गहरी सांस लेकर कहा, विशाल, मुझे लगता है कि हमें अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन विशाल गुस्से से उसके पास आते हुए बोला, क्यों नहीं करनी चाहिए? अब मुझे जवाब दो। आखिर तुमने मुझे एक बेटी क्यों नहीं दी जब मुझे बेटी चाहिए थी? यह सुनकर और रोली ने भी गुस्से के साथ कहा, लड़की या लड़का पैदा करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वह सब भगवान देते हैं। भगवान की मर्जी से बच्चे हमारी जिंदगी में आते हैं। आप इस तरह मुझ पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगा सकते। यह सुनकर विशाल गुस्से से उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह तुम्हारे बस में था। तुम मुझे बेटी दे सकती थी, लेकिन तुमने नहीं दी। और तुम्हें पता है अब तुम्हारे बेटी ना देने की वजह से मुझे इस वक्त कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे किसी दूसरे के खून को इस घर में अडॉप्ट करके लाना पड़ रहा है, वह भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह कहते हुए विशाल गुस्से से चिल्लाया, तो वहीं उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रोली एक पल के लिए डर गई और वह चुप हो गई। तो वहीं विशाल आगे बढ़ा और उसने गुस्से के साथ उसके होठों को अपने होठों पर ले लिया और कुछ वक्त में उनके बीच की एक बार फिर से सारी हदें पार हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।